नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर से आपके अपने YouTube चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म जगुका जीके हब पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम जो राजस्थान का टॉपिक लेके आए थे, तो बिना टाइम खराब किए तुरंत हम टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, हमने कल जो टॉपिक शुरू किया था वो किया था राजस्थान का अपवाह तंत्र। जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो किया था राजस्थान का अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र में दो चीजें आती है, एक तो झीलें आती है और दूसरी क्या आती है, आपकी नदियां आती है। एक झीलें आती है और दूसरी नदियां आती है। तो उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, तो मैंने सोचा है कि पहले नदियों वाले टॉपिक के बशर्ते पहले आपका जो लेक्स वाला टॉपिक है, जो झीलों वाला टॉपिक है, वो पहले लूंगा और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपवाह तंत्र में हम आज से जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, झीलें कर रहे हैं। झीलों को हम क्या बोलते हैं, लेक्स कहते हैं। झीलों को हम क्या कहते हैं, लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो कल मैंने आपको इसका वर्गीकरण बता दिया था। जिन लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले कल वाला वीडियो आप देखें और कल वाला वीडियो देखने के बाद फिर इस वाले वीडियो पर आप आए। तो राजस्थान की झीलें आज का टॉपिक हो गया और अब इसमें हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे कि खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की, प्राकृतिक और कृत्रिम में तो मैंने कल आपको अंतर बता दिया था भाई। प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलों पर मैंने आपको अंतर बता दिया था। अब मैं आज जो झीलें लेके आ रहा हूं वो दोनों पढ़ाऊंगा आपको, मीठे पानी की भी, खारे पानी की भी। पर हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, मीठे पानी की झीलें। तो चाहो तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, अपवाह तंत्र वाला तो हमारा टॉपिक है, आप सबको पता है, और यहां लिख देता हूं राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें, राजस्थान की झीलें। ठीक है, और दूसरा झीलों के अंदर हम इसमें कौन से ले रहे हैं, ताजा या मीठे पानी की, ताजा या मीठे पानी की, ताजा या मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी राजस्थान में है, वो भी हम पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास यहां पर करेंगे। ठीक है, तो देखिए कई मेन झीलें हैं। कहने का ये तात्पर्य है कई झीलें ऐसी है जिन पर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट झीलें हैं। ऐसे तो बहुत सारी मीठे पानी की झीलें आपको राजस्थान में मिल जाएगी, पर कुछ ऐसी है जिनके क्वेश्चन केवल सुमेलित करने वाले आते हैं। यानी आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि ये झील राजस्थान के कौन से जिले में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो सुमेलित करो, काम खत्म। पर राजस्थान की 5 से 7 झीलें मीठे पानी की ऐसी है जिन पर थोड़ा ओपनली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रख के यहां पर चलना है। ठीक है, तो हम वन बाय वन झीलें लेंगे। कई महत्वपूर्ण झीलें हैं, उनके बारे में जो भी फैक्ट पता होंगे। अब यहां पर थोड़ा कल्चर और हिस्ट्री से टच करती हुई भी चीजें आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको हिस्ट्री कल्चर पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब यह है कि उन झीलों के ऊपर जो संरचनाएं बनी हुई है वो भी आपको इसमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो हम चलते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ताजे मीठे पानी की सबसे पहली झील जो हम ले रहे हैं, ये कौन सी झील हो गई, पुष्कर झील। ताजे या मीठे पानी की झील में पहली जो झील हो गई ये पुष्कर झील हो गई। पुष्कर झील कहां हो गई, आपका पुष्कर। और पुष्कर कौन से जिले में हो गया, अजमेर। पुष्कर झील कहां पर हो गई, पुष्कर में हो गई। और जो पुष्कर हो गया वो कहां हो गया, अजमेर जिले में हो गया। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो पहली बात, इस झील को सामान्यतः कैसी झील माना जाता है, प्राकृतिक झील। देखो मैं एक एक फैक्ट बताऊंगा आराम से, तो बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करो, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, और कोई ऐसा नहीं कि झीलें हैं तो बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन आते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रख के प्रश्नों को करने का प्रयास करना। जनरली कैसी झील कही जाती है, प्राकृतिक झील कही जाती है। प्राकृतिक में भी कईयों के उदाहरण प्राप्त होते हैं। इसको क्रेटर झील भी कहते हैं, इसको क्रेटर झील के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो झील है इसको हम काल्डेरा झील भी कहते हैं। काल्डेरा झील के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, क्रेटर और काल्डेरा झील के दो अर्थ हैं। पहला बताता हूं, जैसे कोई ज्वालामुखी पर्वत है, कोई ज्वालामुखी वहां से फटा, जहां से ज्वालामुखी फटेगा वहां छोटा सा मुंह बन जाता है, तो मुंह का आकार छोटा होता है। अगर ये ज्वालामुखी शांत हो गया,
अब ये कभी नहीं फटेगा, तो वो आसपास का क्षेत्र मजबूत होने लगता है, वर्षा का जल भर जाता है और छोटे से एरिया में पानी भर जाता है। इस प्रकार की झील को हम क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। समझना, पहले पूरी बात मेरी ध्यान से समझना, इसको क्रेटर झील कहते हैं। अगर माना कि ज्वालामुखी फटने के साथ ज्वालामुखी का मुंह बन गया और ज्वालामुखी का जो मुंह है वो फटने के साथ और चौड़ा होता जा रहा है और बड़ा व्यापक रूप उसने ले लिया, उसके बाद ज्वालामुखी फटना बंद, खत्म हो गया, शांत ज्वालामुखी बन गया, मृत ज्वालामुखी हो गया। फिर यदि वर्षा का जल बड़े एरिया में भर जाए तो ज्वालामुखी उद्गारों से बनी जो छोटी झीलें हैं उनको तो क्रेटर झील कह रहे हैं, और ज्वालामुखी उद्गारों से बनी हुई जो बड़ी झीलें हैं उन झीलों को क्या कह रहे हैं? काल्डेरा झील के नाम से जानते हैं। हालांकि कई भूगोलवेता क्रेटर झील उल्का पिंडों से बनी हुई झीलों को भी कहते हैं। यदि कोई आकाश से, अंतरिक्ष से उल्का पिंड आ रहा है, कोई पत्थर आ रहे हैं या कुछ भी चट्टानें आ रही है, तो उनको उल्का पिंड के रूप में देखेंगे। ये उल्का पिंड जैसे ही पृथ्वी पर आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आकर तेजी से ये पृथ्वी के धरातल पर टकराते हैं। जब तेजी से टकराएंगे तो खड्ड युक्त भूमि बन जाती है, उसमें यदि वर्षा का, नदी का जल भर जाता है तो उससे एक प्राकृतिक झील का निर्माण होता है। इस प्रकार की झील को भी हम किस श्रेणी में रखते हैं? क्रेटर, क्योंकि क्रेटर का मतलब होता है खड्डा। ठीक है, तो यह ध्यान आप रखना। एक मान्यता है, यह तो समझ में आ गया, आगे चलते हैं। एक मान्यता है कि इस झील को पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा बनवाया गया। इस झील को पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा निर्मित करवाया गया। अब आप ये बोलोगे कि ये तो निर्मित है, ये बोलोगे कि ये तो मैन मेड है, मनुष्यों द्वारा बनाई गई है, तो इसको फिर मैंने कृत्रिम झील क्यों नहीं बोला, प्राकृतिक क्यों बोला? क्योंकि ये केवल एक मान्यता है। ऐसा भी कई लोग मानते हैं कि बनी भी तो प्राकृतिक झील है, पर बाद में पुष्करणा ब्राह्मणों ने इसकी मरम्मत करवाई, इसकी रिपेयरिंग करवाई, इसलिए इसको बोला जाता है कि पुष्करणा ब्राह्मणों के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ गया? पुष्कर पड़ गया। पर इसको कैटेगरी जिसमें रखा जाएगा वो कौन सी है? प्राकृतिक झील है। ठीक है ना? फिर इसके बारे में और पॉइंट लिखते हैं। राजस्थान की सबसे पवित्र झील, राजस्थान की सबसे पवित्र झील। अब यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि पवित्र झील, कई लोग तो बोल देते हैं राजसमंद झील को और कई लोग बोल देते हैं पुष्कर झील सबसे पवित्र है। तो इसका भी मैं डिफरेंस बता दूं। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लोगो और उनके जो मैनुअल्स हैं, जो उनके ब्रोशर्स हैं, उसमें तो प्राकृतिक झील कौन सी बताई गई है? जो आपकी पवित्र झील बताई गई है, राजसमंद झील बताई गई है। ठीक है, वहां पर आपका जैसे जल जूलनी एकादशी होती है तो वो मेला वहां का जल जूलनी एकादशी का फेमस हो गया। श्रावण मास के कई मेले होते हैं वो वहां के फेमस हो गए, इसलिए उसको बोल देते हैं। पर अगर हम इसको ढंग से देखें तो आपने देखा होगा कि लोगों की मृत्यु के बाद उनके परिजन उनकी अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में करते हैं। पुष्कर झील में पुष्कर मेले का आयोजन होता है, उसके पास ही पुष्कर मेला ग्राउंड है। दीपदान महोत्सव होता है, कार्तिक मास में सबसे ज्यादा इसका वर्चस्व स्थापित है। तो इसलिए सबसे पवित्र झील की जो संज्ञा दी गई है वो किसको दी गई है? पुष्कर झील। अगर ऑप्शन में आ जाए सबसे पवित्र झील बताओ राजस्थान की और उसमें पुष्कर झील ना हो तो निश्चित रूप से आपको अपना आंसर वहां पे क्या लिखना है? राजसमंद झील लिखना है। तो उससे भी पवित्र झील कौन सी मानी जाती है? पुष्कर झील। ठीक है, फिर लिख देता हूं यहां पर, ये तो एक हो गया। इसी के किनारे पुष्कर झील के किनारे एक तो हो गया ब्रह्मा मंदिर, एक एक समझाऊंगा आपको। ठीक है, इसी के किनारे हो गया सावित्री माता मंदिर, ब्रह्मा मंदिर हो गया, एक हो गया इसी के किनारे सावित्री माता मंदिर हो गया, इसी के पास रंगजी मंदिर हो गया, इसी के पास रंगजी मंदिर हो गया, और इसी के पास आपका वराह मंदिर हो गया, वराह मंदिर हो गया। तो इस तरह से चार ये प्रमुख मंदिर हैं जो आपसे अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि निम्न में से या तो कोई भी मंदिर का नाम दे देता है कि ये मंदिर कौन सी झील के किनारे हैं। तो एक हो गया आपका ब्रह्मा मंदिर हो गया। ब्रह्मा मंदिर यानी इसके किनारे किनारे झील के एक नजदीकी क्षेत्र में, जब आप जाओगे तब आप अगर पुष्कर गए हुए हो तो आपको पता होगा झील के नजदीक माने जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा मंदिर हो गया।
सावित्री माता मंदिर हो गया, रंगजी मंदिर हो गया, और कौन सा मंदिर हो गया, वराह मंदिर हो गया। तो रंगजी जो है वो साउथ इंडिया में भगवान विष्णु के रूप को ही बोला जाता है, वराह भी भगवान विष्णु का रूप था, ब्रह्मा जी जगत के पालक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे वाली स्लाइड पे चलता हूं, कंप्लीट नहीं हुआ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपने उम्मीद है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। देखिए इसी को कंटिन्यू करता हूं मैं, पुष्कर झील को, पुष्कर झील को एक कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं एक चीज देख रहा हूं कि इसमें एक आपको चीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ब्रह्मा मंदिर, तो ब्रह्मा मंदिर कहां कहां मुख्य रूप से हो गए। तो देखो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं, जैसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि आपसे चीजें कैसे कैसे पूछी गई है, किस किस तरह से आपसे चीजें पूछी गई है। तो वो आपको क्या रखनी है, ध्यान इसमें रखनी है कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो यहां थोड़ा सा आप देखना एक बार, थोड़ा सा कि जो ब्रह्मा मंदिर है वो ऐतिहासिकता के हिसाब से कौन कौन सा हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ उसी तरह से बता रहा हूं। ऐतिहासिकता के आधार पर जो ब्रह्मा मंदिर हो गया, एक हो गया पुष्कर में, पुष्कर में इसकी ऐतिहासिकता है, इसलिए मैं लिख देता हूं ऐतिहासिकता, मतलब पुराणों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। एक ब्रह्मा मंदिर हो गया आसोत्रा, आसोत्रा, आसोत्रा कहां हो गया, बाड़मेर में। एक हो गया आसोत्रा, आसोत्रा कहां हो गया, बाड़मेर में हो गया, आसोत्रा कहां हो गया, बाड़मेर में हो गया, ठीक है। अच्छा तीसरे नंबर पर आएंगे तो एक हो गया आपका छिंच, छिंच, और छिंच कहां हो गया, बांसवाड़ा, छिंच कहां हो गया, बांसवाड़ा हो गया, ठीक है। तो एक तो आपको ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि तीन ब्रह्मा मंदिर है मुख्य रूप से जो माने जाता है। ऐसे तो खेड़ ब्रह्मा में भी है और भी है, पर मेन आपको ये एग्जाम में भी आए हुए हैं तीन याद रखने, जिसमें से सबसे ऐतिहासिकता ज्यादा किसकी हो गई, पुष्कर वाले ब्रह्मा मंदिर की हो गई, ठीक है। इसके बाद यहीं पुष्कर झील के किनारे देखेंगे, पुष्कर झील के किनारे, तो पुष्कर झील के किनारे देखेंगे तो एक तो होगा आपके 52 घाट, घाट मतलब जहां सीढ़ियां उतर के स्नान किया जाता है, ऐसे सीढ़ियां बनी होती है और सीढ़ियां उतर के स्नान किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, घाट कहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 52 घाट हैं, 52 घाटों में, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा घाट जो माना जाता है, सबसे बड़ा घाट, ठीक है, यह बोला जाता है गांधी घाट। सबसे बड़ा घाट कौन सा है, गांधी घाट। चूंकि जब महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने की थी तो 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार के अलावा पुष्कर में भी किया गया था। तो जिस घाट पर किया गया था उस घाट का नाम क्या पड़ गया, गांधी घाट पड़ गया, सबसे बड़ा घाट माना जाता है। इसी गांधी घाट का प्राचीन नाम जो था, प्राचीन नाम पहले किस नाम से, तो पहले इस घाट को बोला करते थे जनाना घाट, जनाना घाट, ठीक है। ब्रिटिश महाराजा की पत्नी, ब्रिटिश महाराजा, मैं नाम भी लिख देता हूं, ब्रिटिश महाराजा जो आए थे जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज फिफ्थ की पत्नी मैडम मैरी के स्नान करने के कारण, स्नान करने के कारण, ध्यान से समझना। आपको एक मैं ऐतिहासिक घटना बताता हूं, उस ऐतिहासिक घटना को थोड़ा आप ढंग से देखिए। आपको पता है कि सन 1911 में तक भारत की जो राजधानी थी, भाई 1911 तक भारत की जो राजधानी थी वो कौन सी मानी जाती थी, बताइए, आप सबको पता है 1911 तक भारत की जो राजधानी मानी जाती है
वो थी कलकत्ता। कोलकाता ही भारत की राजधानी थी। बाद में अंग्रेजों ने डिसीजन लिया 1911 में कि जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से स्थानांतरित कहां पर करनी है, दिल्ली करनी है। उसकी घोषणा कब हुई थी, 1911 में हुई थी। उसकी दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरण करने की जो घोषणा हुई थी वो 1911 में हुई थी। 1912 में ये राजधानी शिफ्ट की गई। उसी अवसर पर कहा जाता है कि जॉर्ज फिफ्थ भारत आए। उस समय ब्रिटिश महाराजा कौन थे, जॉर्ज फिफ्थ थे। तो जॉर्ज फिफ्थ भारत आए। उनकी पत्नी मानी जाती है मैडम मैरी, तो उनके साथ मैडम मैरी आई। चूंकि अंग्रेजों के संबंध राजपुताना के शासकों से अच्छे माने जाते हैं, इसलिए अधिकांश जो भी शासक आए थे उन्होंने राजस्थान की यात्राएं जरूर की थी या यहां पर अपनी मेहमान बनकर जरूर आए थे। तो इसलिए उस समय मैडम मैरी पुष्कर आई। जब इसे गांधी घाट नहीं कहा जाता था, उस समय इसका प्राचीन नाम सिंपल घाट थे, पौराणिक नाम है अलग अलग, गऊ घाट है और वरुण घाट है और अग्नि घाट है, विष्णु घाट है, अलग अलग नाम से जाना जाता था। मैडम मैरी ने यहां पर स्नान किया। जनाना महिलाओं के नाम को समर्पित करते हुए इस घाट को हम क्या कहने लगे, जनाना घाट कहने लगे। और बाद में ये जनाना घाट के नाम से फेमस हो गया। और एरिया वाइज जो सबसे बड़ा घाट माना जाता है वो भी ये जनाना घाट माना जाता है। बाद में गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया, अस्थियों का विसर्जन किया गया 1948 में। गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया 1948 में। तो 1948 में जब विसर्जन हुआ तो उस समय ये जनाना घाट को गांधी जी के नाम पर गांधी घाट कहने लगे। और वर्तमान में भी किस नाम से जाना जाता है, गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। तो आपको बिल्कुल प्योरली ये चीजें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और पुष्कर झील में एक चीज और आप याद रखो, ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि कई एग्जाम में पूछा गया है कि यहां पर पुष्कर झील में जो सफाई अभियान चलाया गया है, ये 2 बार सफाई अभियान चलाया गया है, तो इसमें कौन से देश के सहयोग से, तो कनाडा के सहयोग से, कनाडा, कनाडा के सहयोग से। यह भी आपको ध्यान रखना है कि पुष्कर झील को, कि झील है तो झील का पानी लगातार आप अस्थियां विसर्जन करोगे, पूजन सामग्री का विसर्जन करोगे तो ये झील का पानी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां से इसको सफाई करनी पड़ेगी। तो ये वर्तमान में राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी मानी गई है। क्या मानी गई है, मैं यहां लिख देता हूं, प्रदूषित झील। ये प्रदूषित झील भी मानी गई है और इसका सफाई अभियान कई बार कराया गया है। तो वह मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसके माध्यम से पुष्कर झील का सफाई अभियान चलाया गया था, तो ये भी कौन सा देश आपका हो गया, कनाडा हो गया। कौन सा देश हो गया, कनाडा हो गया। तो ये चीजें भी आपको यहां पर ध्यान रखते हुए चलनी है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि ये वाला भी जो टॉपिक है ये आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। ये वाला जो बेसिक टॉपिक है ये आपको समझ आ गया होगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रख के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर इस झील के किनारे कौन सा मेला आयोजित होता है, पुष्कर मेला। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं, क्योंकि कोई भी झील या कुछ पढ़ेंगे तो जो सांस्कृतिक चीजें हैं वो आपको एक बार पढ़नी क्या है, जरूरी है। तो वो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। पुष्कर मेला, कौन सा मेला हो गया, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला जो है ये मुख्य रूप से होता है 5 दिवसीय मेला। कितने दिवसीय मेला होता है, 5 दिवसीय। 5 दिवसीय मेला होता है। और कैसे कैसे ये बढ़ता है, 5 दिवस तो हो गया, अब कैसे कैसे बढ़ेगा, तो यहां मैं लिख देता हूं, कार्तिक शुक्ल। एक बार थोड़ा बारीक पहले ले लेते हैं ताकि इस पे पूरा मैटर आ पाए आपका। थोड़ा इसको बारीक कर लेते हैं। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा, तब तक ये पुष्कर मेला क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुख्य मेले का आयोजन तो किस दिन होता है,
कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है, जो मुख्य मेला भरता है या मुख्य मेले का आयोजन होता है। वैसे तो 5 दिन का, आपको भी 5 ही दिन याद रखने। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि से कार्तिक पूर्णिमा यानी 5 दिन का मेला भरेगा। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर हो गया आपको चीजें। अब आगे देखते हैं, यहां ध्यान रखना। अब यहां पर आपको दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हो गई, मोटा ही कर लेता हूं थोड़ा सा इसमें ताकि आपको फिर बाद में स्क्रीनशॉट लें दिक्कत नहीं है। दीपदान महोत्सव यहां का फेमस हो गया, दीपदान महोत्सव फेमस हो गया। और एक कब से आयोजित हो रहा है? चौहान काल से। माना जाता है कि चौहान काल से इस दीपदान महोत्सव को यहां पर आयोजित किया है। भाई दीप से आरती करते हैं, पुष्कर झील की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, संकल्प लेते हैं और इन दियों को उस पुष्कर झील में विसर्जित कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इसको अब क्या बोलते हैं? दीपदान महोत्सव। ये भी इसी टाइम पे आयोजित होता है। ठीक है, अच्छा, इस पुष्कर मेले को कहते हैं सबसे प्रसिद्ध पशु मेला। सबसे प्रसिद्ध पशु मेला है ये जो पुष्कर मेला है, सबसे प्रसिद्ध पशु मेला है। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको हम रंगीला मेला भी कहते हैं, रंगीला मेला भी कहते हैं, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, गुब्बारों वाला मेला। रंगीला मेले के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? गुब्बारों वाले मेले के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? गुब्बारों वाला मेला। अलग अलग नाम से हैं और इसमें सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं। सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध मेला है, या सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कौन से मेले में भाग लेते हैं, यह भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो यह मेला भी आपका कौन सा हो गया? पुष्कर मेला, के जिसमें सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको क्या रखनी है, इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, यहीं पर जो क्रय विक्रय किया जाता है पशुओं का, क्रय विक्रय या खरीद फरोख्त की जाती है, तो एक तो सबसे ज्यादा की जाती है ऊंट। ऊंट का जो क्रय विक्रय है वो सबसे ज्यादा किया जाता है। कौन से मेले के अंतर्गत? पुष्कर मेले के अंतर्गत। दूसरा हो गया घोड़ा। घोड़ा का क्रय विक्रय किया जाता है। आपने देखा होगा अभी 3 वर्ष पहले घोड़ों में एक रोग हो गया था, एक संक्रमित रोग हो गया था, ग्लैंडर्स, उनके गले में होने वाला। तो इस कारण राज्य सरकार ने टेम्परेरी जो घोड़ों की बिक्री थी, उन घोड़ों की बिक्री पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। घोड़ों की जो बिक्री थी, जो किस तरह से उनकी सेल थी, बिक्री थी, उस पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। ठीक है, तीसरे नंबर पे है आपका ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया, और एक गिर नस्ल की गाय। गिर नस्ल की गाय, इसका भी क्रय विक्रय किया जाता है। ये गिर नस्ल की गाय वही है जो जिसको एक अलग नाम से जाना जाता है। इसको गिर नस्ल की गाय को अजमेरी भी कहते हैं, या फिर इसको एक नाम से और जाना जाता है, रैंडा। ये जो गिर नस्ल की गाय है, इसका मूल स्थान नाम से पता चल रहा है कहां पर हो गया? गिरनार। ये जो गिर नस्ल की गाय है, इसका मूल स्थान कहां पर हो गया? गिरनार। गिरनार पर्वत कहां पर है? गुजरात में। गिरनार पर्वत कहां हो गया? गुजरात में हो गया। तो गिर नस्ल की गाय हो गई। अब ध्यान से देखना, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी में मिलती है, तो इसे अजमेरी भी कहते हैं, रैंडा भी कहते हैं। अच्छा, इसी गिर नस्ल की गाय का एक तो दूध अधिक उत्पादन होता है, प्लस इसके गौमूत्र में स्वर्ण अंश, गौमूत्र के अंदर स्वर्ण अंश के प्रमाण मिले थे। सन 2016-17 में गुजरात की लेबोरेटरी में इसके गौमूत्र को टेस्ट किया गया। उस गौमूत्र में स्वर्ण के अंश पाए गए थे। इसलिए गौमूत्र पीना भी उस समय जो रिसर्च आई थी कि स्वास्थ्य के लिए क्या बताया गया था? अच्छा बताया गया था, क्योंकि स्वर्ण के अंश मिले थे और एंटीबैक्टीरियल होता है। तो गौमूत्र से फिनाइल भी बनती है, तो गौमूत्र से फिनाइल बनाने के भी कई कारखाने हैं। ठीक है, और जैसलमेर दुर्ग के बारे में जब हम पढ़ते हैं
तो वहां पर भी बात सामने आती कि उसकी छत और दीवारों पर लकड़ी से निर्मित है, तो वहां भी गौमूत्र का और गौमूत्र का छिड़काव और गोबर का लेपन किया जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि गिर नस्ल की गाय सबसे ज्यादा दूध देती है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो नस्ल है वो है राठी, जो देसी नस्ल की, मैं विदेशी नस्ल की बात नहीं कर रहा, मैं हॉलीस्टीन या दूसरी जो अमेरिका की गाय होती है उनकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल बात कर रहा हूं जो देसी नस्ल की गायें होती है उनमें सबसे ज्यादा दूध देती है राठी, ठीक है, जो श्री गंगानगर बीकानेर वाले क्षेत्र में मिलेगी। पर यह भी दूध क्या देती है, गिर नस्ल की गाय अच्छा देती है, और गौमूत्र में क्या पाए गए थे, स्वर्ण अंश पाए गए थे। तो दोस्तों ये जो मेला है, देखो रंगीला मेला तो कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिशन्स होते हैं, प्रतियोगिता होती है। कलेक्टर द्वारा इसका जो इनॉग्रेशन होता है, जो भी जैसे अजमेर जिले का कलेक्टर होगा तो कलेक्टर द्वारा जब इस मेले का इनॉग्रेशन किया जाता है तो उसमें एक संदेश देने के लिए शांति का संदेश और इनॉग्रेशन सेरेमनी में गुब्बारे हवा में गैस के छोड़े जाते हैं, इसलिए इसको हम गुब्बारों वाले मेले के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें पुष्कर झील के किनारे कई कथाएं प्रसिद्ध है। जैसे पुष्कर झील के किनारे प्राचीन काल से कई कथाएं फेमस है, जैसे मैं बता देता हूं। अलवर जब जाते हैं सरिस्का तो वहां पर भ्रतरी की गुफा है। इसी प्रकार से कहते हैं जो उज्जैन के राजा भ्रतरी थे उन्होंने पुष्कर में भी अनेक साल वर्षों तक तपस्या की थी। तो भ्रतरी की जो एक तपोस्थली है वो अलवर में तो सबसे बड़ी है, सरिस्का में दूसरी तपोस्थली पुष्कर झील के किनारे मानी जाती है। यह भी माना जाता है कि जो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का जो पाठ किया था वो इस झील के किनारे बैठकर किया था, जो कि पवित्र झील मानी जाती है। भगवान श्री राम को, कि अयोध्या में मंदिर वाला बनने का कार्य चालू हो गया है, तो अयोध्या जो श्री राम थे उन्होंने अपने पिता दशरथ का पिंडदान, जब वो वहां से लौटे थे, भाई लंका से लौटे थे, वापस आए थे, तो उनको पता चला था कि पिताजी गुजर गए, तो उन्होंने अपने पिता दशरथ का पिंडदान जो किया था वो भी पुष्कर में किया था, ठीक है। अच्छा, पुष्कर को जैसे हम 2-3 नाम से जान सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे इसको हम पुष्कर को हमने बोल दिया तीर्थराज, पुष्कर को क्या बोल सकते हैं, तीर्थराज बोल सकते हैं, या पुष्कर को हम क्या बोल सकते हैं, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा कह सकते हैं, या हिंदुओं का 5वां तीर्थ, और क्या बोल सकते हैं इसे हम, हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी कह सकते हैं। तो तीर्थराज कह सकते हैं, तीर्थों का मामा कह सकते हैं, और हिंदुओं का 5वां तीर्थ। 4 तीर्थ तो हो गए, 4 धाम होते हैं, तो 5वां धाम की जो संज्ञा दी गई है वो भी किसको दी गई है, पुष्कर को दी गई है। तो इस तरह से यह माना जाता है कि जब ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे और इंद्र, जो इंद्रलोक की जो अप्सरा थी मेनका, उसको विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने भेजा था, और उसको बाद में ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करी तो उन्हें क्रोध आ गया, उन्होंने मेनका को श्राप दे दिया, तो वो भी घटना इसी झील के किनारे मानी जाती है। ऐसे अनेक प्रकार की घटनाओं का जो साक्ष्य है वो भी यही माना जाता है, और माना जाता है कि महाभारत का भी कुछ अंश महर्षि वेदव्यास जी ने इसी झील के किनारे लिखा था, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है। जितने क्वेश्चन बताए, कल्चर भी इसमें आ गई, कुछ हिस्टोरिकल व्यू भी आ गया, और ये आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज वाला जो हमारा टॉपिक था वो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐप बस आजकल में आने ही वाला है, क्योंकि वो आप उसको डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से कर पाओगे, तो टेंशन नहीं लेने की, और आराम से जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।